राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एड़ी से चोटी का जो है जोर लगा रही हैं। और कहीं कांग्रेस के कुछ नेता बागी हुए और निर्दलीय मैदान में उतरे, तो वहीं बीजेपी ने नाराज नेताओं को मनाने में सफलता हासिल कर ली। और इस बार की जीत दोनों ही पार्टियों के लिए साख का विषय बनी हुई है। और उपचुनाव के बाद चुनावी समीकरण बदलेंगे, उसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं सुमित श्रीमल। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ मनीष जोशी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पंजाब केसरी में। जी जी, धन्यवाद। जैसा कि आज का हमारा डिबेट का जो विषय है, उपचुनाव के बाद बदलेंगे चुनावी समीकरण, तो उसको लेकर ओपनिंग नोट के साथ शुरुआत करेंगे सुमित जी के साथ में। क्या कुछ कहेंगे सुमित जी? नमस्कार। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो अभी बिल्कुल 7 उपचुनाव हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आश्वस्त है और हमारा आत्मविश्वास हमेशा के जैसे प्रबल रहता है, वैसे अभी आत्मविश्वास बिल्कुल प्रबल है। उसके पीछे कारण है कि कोई भी जब चुनाव होते हैं तो उसके पीछे कारण जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पिछले जो समय बीता है, अभी हमारा जो 2023 का विधानसभा चुनाव था, तो पिछले 11 महीने में जो विकास के कार्य हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि पिछले 11 महीने में जिस प्रकार से राजस्थान में जो परिस्थितियां बदली है, जो 2018 से 23 में राजस्थान जो एक नेगेटिविटी और बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, लेकिन निश्चित ही आज बिल्कुल जनता सकारात्मक है। जैसा हमने कहा था वैसा हमने किया भी। और पिछले 11 महीने में आप देखें तो राजस्थान में जो, चाहे से वो पेपर लीक का मामला हो, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के हो, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और हम बिल्कुल युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बिजली की दरों को लेकर के, आत्मनिर्भरता की ओर लगातार राजस्थान बढ़ रहा है। उसको लेकर के हम आत्मविश्वास के साथ में कॉन्फिडेंट जो नजर आ रहे हैं। और हमारा आत्मविश्वास निश्चित रूप से इसलिए ही प्रबल है क्योंकि हमने पूर्व में ऐसे कार्य किए हैं। अब बात करें हम संगठन की, तो निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने जिस प्रकार से संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, निश्चित ही धरातल से उठ करके आता है। यहाँ पर किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जिसकी विचारधारा, उसका लक्ष्य ठीक होना चाहिए, वो निश्चित ही बड़े पदों पर भी आसीन होता है। उसका उदाहरण पूरे देश के सामने है। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। अब अगर आप बात करें पर्टिकुलर सीट की, तो अफजल जी बिल्कुल आप देखिए, चाहे से आप झुंझुनू की बात करें, दौसा की बात करें, देवली उनियारा की बात करें, नागौर की बात करें, चौरासी की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि कांग्रेस में जो फूट 2018 से 23 के बीच में थी, जब इनके पास सत्ता थी, वो पूर्ण बहुमत की सत्ता तो नहीं थी, लेकिन तब भी इनके कई गुट बने हुए थे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी गुट थे जो आपस में लगातार खींचतान में लगे हुए थे। लेकिन आज देखें हम तो निश्चित रूप से देखते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति और खराब हो गई है। आप देखिए, पहले तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत गुट ही थे, अब तीसरा गुट भी आ गया है, गोविंद सिंह डोटासरा जी का गुट। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस की फूट है, भारतीय जनता पार्टी की जो बिल्कुल एकता, और हमारा किसी प्रकार का कोई बागी नहीं है, और कांग्रेस के हर सीट पर जो बागी दिख रहे हैं, तो इन सभी चीजों को, तमाम चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से हम कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर विजय होगी। चलिए, ओपनिंग नोट हम लोग लेना चाहेंगे। कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े मेरे साथ में जी, क्या कुछ कहेंगे सर? जी मैम, नमस्ते। हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुशासन चल रहा है। आज का हमारा जो विषय आपने दिया है कि 7 सीटों पर उपचुनाव है, उसके बाद बदलते समीकरण। पिछले कई वर्षों के उपचुनाव को कोई भी परिणाम देख लो, उपचुनाव को कोई भी परिणाम देख लो, उपचुनाव में हमेशा कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। और इस बार ये आश्वस्त है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस इन 7 सीटों पर अपना चुनावी परचम फहराएगी। रही बात, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मेरे साथी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में पुलिस स्वयं सुरक्षित नहीं हो, बालिकाएं सुरक्षित नहीं हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, तो उनसे अपन किस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं? सुशासन की बातें इनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ बेमानी लगती हैं। दूसरी बात कि शिक्षा के अलावा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आशा करूंगा आप भी बीच में नहीं बोले।
मैं आशा करूंगा कि आप भी बीच में नहीं बोलो। मैं आपकी पूरी बात को 1.5 मिनट तक के प्रवचन को मैंने सुना आपका, तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप भी बीच में नहीं बोले। जी जी। तो इसके बाद जहां तक सीटों का मसला है, कुछ सीटों पर चुनावी समीकरण जरूर बदले होंगे, निर्दलीयों से, बागियों से। तो इस संबंध में कांग्रेस कोई डर के कई चुनाव से हाथ पीछे खींच रही है, ऐसा बात नहीं है। हम उसी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और 1001% सभी सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। जी लीजा मैम। जी, लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है सलूम्बर सीट को लेकर, 84 सीट को लेकर। कॉन्फिडेंट होना और कॉन्फिडेंट होना बहुत डिफरेंट। अभी कॉन्फिडेंट से होना और डिक्लेरेशन कर कॉन्फिडेंट दिया होना, है, अभी से एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया नहीं है नहीं, कि वो सलूम्बर राजस्थान सीट में हमारे लोकसभा हाथ में है, चुनाव, 84 सीट मेरे हमारे साथी हाथ में है। मेरे साथी इस बात को जानते होंगे कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भी वो कॉन्फिडेंट है। उनका बस चलता तो 25 में से 26 सीटें जीत जाते हो, लेकिन परिणाम ऐसे नहीं हुए हैं। लोकसभा के चुनाव के परिणाम इस बात का परिचायक है कि राजस्थान की जनता अब हर बात को समझती है। जी, एक सवाल मेरा सुमित जी आपसे है, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करें, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर मदन राठौड़ हो। मदन राठौड़ जो है लगातार मंदिरों में ढोंग लगा रहे हैं, चुनाव नजदीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के जो चुनाव है, दौसा सीट कहीं ना कहीं एक साख का विषय बनी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ माना जाता है, सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है ये, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनौती तो निश्चित रूप से जब सरकार सत्ता में आती है तो जनता के हित के कार्यों के लिए और उनके सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो चुनौतियां होती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको सहर्ष स्वीकार करती है और उसको चुनौती मान करके उस समस्याओं को दूर करती है। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ध्येय रहा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं को पहुंचाना, गरीब की गरीबी दूर करना, बेरोजगारों की रोजगारी दूर करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सभी के दृष्टिकोण से हमने, चाहे से वो मैनिफेस्टो में कहा, चाहे वो परमानेंट हमारा रहता है। लेकिन अगर आप दौसा की बात करें तो बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। जगमोहन मीणा जी एक बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता होने के साथ लगातार जनता की सेवा में, पिछले उन्होंने बीआरएस 2013 में ले लिया था, आज 11 साल बाद उनको ये मौका मिला है। और आप देखिए कि दूसरी ओर मुरारी लाल मीणा जी की बात करें तो अभी उन्होंने जैसा बयान दिया कि रात को एक फोन आता है कांग्रेस कार्यकर्ता का कि वोट किसको देना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये प्रश्नवाचक जो लगता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पे लगता है कि वो कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं है, वो व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि मुरारी लाल मीणा जी ने कहा कि मैं दोगला नहीं हूं, मैं किसी का मतलब किसी का इनडायरेक्टली, मतलब उस तरीके से दूसरे दृष्टिकोण से मैं सहयोग नहीं कर रहा। तो जिस व्यक्ति को इन बातों की दुहाई देनी पड़ती हो, सफाई देनी पड़ती हो, तो उनका आत्मविश्वास और परिणाम निश्चित रूप से पहले ही दिखा देते हैं। वो एक राजस्थान में कहावत है कि पूत का पग पालना ही दिखाओ छे। तो दौसा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रबलता के साथ में जीत होगी, भारी बहुमत से जगमोहन मीणा जी जीतेंगे। और आप अगर व्यक्ति विशेष, बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा आपको, एक एक सीट की बात करें तो आप देवली उनियारे को देख लीजिए। देवली उनियारा की बात करें तो वहां पर इनके नरेश मीणा जी को, ये बागी को मना नहीं सके और वहां इनके बड़े नेता हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा जी, जो लगातार बिल्कुल जब नामांकन लेकिन भरने एक के लिए बड़ा वो सवाल ये भी गए उठ रहा है जी सुमित जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जी, एक बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इस बार दिग्गज नेताओं की साख पर जब बात आई है तो लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भजनलाल शर्मा से काफी एक उम्मीदें लगाई थी बीजेपी ने, तो उस तरीके का परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाई। और अगर उपचुनावों की बात करें तो शुरू से एक समय देखें, यदि एक पिछला समय देखा जाए तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी की अपनी अच्छा एक प्रदर्शन रहा है उपचुनावों के दौरान। देखिए, बिल्कुल कि आप जो लोकसभा की बात कर रहे हैं तो निश्चित देखो, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव में भजनलाल जी को 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ हम सत्ता में आए। और विपरीत बिल्कुल कांग्रेस की बात करें तो 2008 के बाद ना तो वो राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 2018 में 99 सीटें थी इनकी। और आप लोकसभा की बात करें तो 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लगातार काबिज है। लोगों की अपेक्षाएं लगातार, जब सरकार लगातार रिपीट होती है तो अपेक्षाएं निश्चित रूप से बढ़ती है।
मैं समझता हूँ तीसरी बार सरकार आना कोई मामूली बात नहीं। और परिणाम अगर आप देखें तो अभी हरियाणा के जो परिणाम थे उसको देख करके हम देख सकते हैं निश्चित ही कि हरियाणा में जो परिणाम आए और वही तीसरी बार रिपीट होकर के जोशी पूर्ण जी क्या बहुमत की कुछ सत्ता कहेंगे? जी जोशी जी क्या कुछ कहेंगे? जी वो उनके आंकड़े करेक्शन कर ले। 2008 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के परिणाम है, लोकसभा ये क्या कहते हैं, भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड उठा ले। सत्ता में भाजपा 2014 में आई है। 2008 के आंकड़े आप बता रहे हो। पूर्ण बहुमत 2008 में नहीं, मैं विधानसभा की बात नहीं करता, सुनिए, मैं विधानसभा की बात 2009 में भी नहीं, 2004 में भी नहीं। आप सुनिए पूरी बात, बिल्कुल लोकसभा में आपको कभी पूर्ण बहुमत का समर्थन मिला ही नहीं। आपकी जानकारी मैं के लिए राजस्थान बता की दूं, बात कर रहा हूं, 2009 में मैं 21 सीटों पर राजस्थान विजय की बात थे। कर रहा हूं, 2008 में भी नहीं और 2018 में भी नहीं। 18 में कितनी सीटें थी आपकी? 99 सीटें थी कि नहीं थी? फिर और 2003 में जो देखो, 2004 का जो लोकसभा आप ये चुनाव था, राजस्थान की बात कर लो तो आप बिहार में क्या कर रहे हो? आप महाराष्ट्र में बिहार क्या की कर बात रहे कर हो? रहा हूं, पूरे देश की महाराष्ट्र में बात। तो चुनी हुई सरकार को आप माननीय होटलों में बंद करके, राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के मुद्दे पे आ हाँ, जाते हैं। राजस्थान की बात हो रही है नहीं तो नहीं, मैं राजस्थान के राजस्थान आंकड़ों की की बात की जाए। जी अभी मेरा मेरा आंकड़े दुरुस्त मेरी करे ना बात आपने। इतनी सी है, राजस्थान के आंकड़ों पत्रकार की बात हो महोदय रही है तो ने राजस्थान की ही बात की जाए। चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं 7 सीटों पर, हम उन्हीं को लेकर चर्चा करने बैठे हैं। और आप भी बीजेपी राजस्थान से हैं, आप भी कांग्रेस पार्टी से, राजस्थान पार्टी से ही हैं, तो राजस्थान को लेकर बात की जाए इस चर्चा में। जी सर बताइए। मैम, उपचुनाव जो है, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर लड़ रही है, अपने पुरानी सरकार की योजनाओं पर लड़ रही है, और आज पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को प्रदेश का जन जन याद कर रहा है। इन मायनों में याद कर रहा है कि ये आज अशोक गहलोत की सरकार ने कई जिले बनाए, जिलों का सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, उसमें आमजन को लाभ होने लगा था, संभाग बनाए, इससे आमजन की दूरियां कम होने लगी थी मुख्यालयों की, ये सुविधाएं करी थी। इन्होंने इसको बंद करने का प्रयास कर रही है, और बहुत जल्दी उपचुनाव के तुरंत बाद कई जिलों को बंद कर देंगे, कई संभागों को बंद कर देंगे। ये इनकी नीति है। ये विकास लेकर को नाम आगे दिया जा बढ़ाने रहा का है काम जोशी करेंगे, जी। विकास को काटने का काम करेंगे। मुझे तो ये, मेरे साथी ये बता दें, डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट रोका जाना चाहिए। एक नाम दिया जा रहा है इन दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्हें जादूगर कहा जाता था राजनीति का। तो अब जो है क्या कहा जा रहा है कि नया जादूगर आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस जादूगरी से उन्होंने बागी जो नेता होने वाले थे, जो नाराज नेता थे, खफा नेता थे, उन्हें मना लिया, और कांग्रेस जो है अपने बागी नेताओं को मैं मना इस नहीं पाई। प्रकार के लोकतंत्र में इस प्रकार के किसी भी हल्के शब्द का प्रयोग करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। किसी को भी, व्यक्ति विशेष को, उनका मुख्यमंत्री का पद है, उनके लिए वो सम्मानित है, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे भंजन जी हो, वो उस पद के लिए सम्मानित है। किसी को जादूगर कह देना, किसी को हल्के शब्द का प्रयोग करना मेरी संस्कार और संस्कृति में नहीं है। लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि हमारे पार्टी के तो नेता ने जो है लोगों को मना लिया, हमारे पार्टी के नेता जादूगर हैं, नहीं, हमारी होता पार्टी है। लगातार हमने जादूगरी सरकार भी से काम चलाई है, कर रही है। ये इन्होंने विड्रॉल करा है, हमने 99 सीटों पे सरकार चलाई है, लोगों को मनाकर लफाजी नहीं करी, प्रदर्शन किया है, लोगों के काम किए हैं, आमजन के लिए हित के काम किए हैं, और विभिन्न योजनाएं चलाई। ठीक है, सत्ता का आना जाना एक अलग विषय है, लेकिन आज की तारीख में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जन जन याद करता है। हर गरीब, हर पिछड़ा, हर आदिवासी, हर दलित पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को याद करता है। और आने वाले चंद दिनों में ये उपचुनाव है, इसकी एक चावल की बानगी देखी जाएगी कि किस प्रकार के परिणाम क्या चौंकाने वाले लगता है आएंगे। कि उपचुनावों में यदि परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी ने जिस तरीके से बागी नेताओं को तो मना लिया, तो क्या लगता है किस तरीके की जो है परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे इस बार? प्रयास प्रयास हर पार्टी अपने स्तर पर करती है, लेकिन हम ये आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको भी चुनाव चिन्ह दिया हो, वहां व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है, हमारा सिंबल चुनाव लड़ता है, और उस सिंबल पर हम चुनाव जीत के आएंगे। जी क्या कुछ कहेंगे श्रीमल जी? देखिए, ये बोल रहे हैं कि जादूगर वाली बात करें तो वास्तव में वो जादूगर, उन्होंने जादूगरी दिखाई थी तो राजस्थान में जादूगरी दिखाई थी। तो आप देखिए कि महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राज्य बन गया था। काम की ये बात कर रहे हैं तो वास्तव में उन्होंने ऐसा काम किया था कि पूरे राजस्थान को कर्ज में इतना जबरदस्त डुबो दिया कि आज भी विकास की गति में कहीं ना कहीं वो अशोक गहलोत जी की नीति अवरुद्ध कर रही है। ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई सिद्धांत है ही नहीं, वहां कोई विचारधारा है ही नहीं। ये बोल रहे हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। इनके राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी भी शुरू से कहते आए थे हम गरीबी हटा रहे हैं, लेकिन कभी वो गरीबी हटा नहीं पाए।
लेकिन निश्चित रूप से अब फिर वापस लोकसभा की बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद निश्चित ही देश को बिल्कुल अर्थव्यवस्था की बात करो, चाहे आप महिला उत्पीड़न की बात करो, चाहे मैं कह रहा हूं कहीं किसी भी क्षेत्र में इंटरनेशनल मुद्दों की बात करो, तो वास्तव में देश का आज विश्व पटल पर नाम बिल्कुल गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा की वजह से गया है, और जनता का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने भाजपा पर विश्वास जताया। और इनसे मैं ये कहना चाहूंगा अगर राजस्थान में अशोक गहलोत जी वास्तव में काम ही करते तो 2023 में नकारात्मक परिणाम नहीं आते। आपको ये रिजल्ट नहीं मिलते। 115 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। उसका कारण है कांग्रेस को असलियत और इनकी झूठे जुमलेबाजी, इनका प्रोपेगेंडा जनता समझ चुकी है। और निश्चित ही आप एक सीट पर बिल्कुल हम बात करेंगे, उपचुनाव की बात करेंगे, तो निश्चित ही ये बिल्कुल झूठे जुमलेबाजी के अलावा और वास्तविकता में ये किसी प्रकार का कोई जवाब देने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले 11 महीने का विकास, पिछले 10 वर्षों का लोकसभा का विकास, पूरे देश का, राजस्थान का, और वर्तमान में 7 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी सरकार में तो पोपाबाई का राज है। करेंगे जी, ये जनता के लिए क्या करेंगे? खुद के बागियों को नहीं मना पा रहे। आप देखिए ना नागौर पर, अच्छा ये कभी गठबंधन करते हैं, कभी गठबंधन तोड़ लेते हैं। अब आप हनुमान बेनीवाल जी का एक बयान देखेंगे कि हमारा गठबंधन होने वाला था कांग्रेस के साथ में, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा की वजह से हमारा गठबंधन नहीं हुआ। पिछली बार जानकारी होनी चाहिए, नागौर सीट मात्र 2000 वोटों से जीते थे, और निश्चित रूप से नागौर की सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगी, क्योंकि मात्र 2000 सीटें एक बागी। आप झुंझुनू की बात करें तो इनके लाल डायरी वाले नेता इनको याद नहीं है, जो पूरे अगर अंतिम 1 वर्ष में इनको लाल डायरी लेकर के डरा रहे थे अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस को, जिसका परिणाम 2023 की में जनता ने इनको दिया भी। ये भूल कैसे जाते हैं? लेकिन इनका आत्मविश्वास वास्तव में प्रबलता के साथ में झूठ बोलने में जरूर है। यहाँ ये ऐसी पार्टी है कांग्रेस जो देश के टुकड़े करने में बिल्कुल माहिर है। आप देखिए कश्मीर में जाके ये कहते हैं कि आपका अधिकार, जोशी जी बैक टू राजस्थान, कश्मीर छोड़ के बैक टू राजस्थान आ जाओ। बातें बहुत है पूरे देश की, इतना झूठ मत बोलिए। नहीं, जुमले की सरकार किसकी है ये मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देश का जन इस बात को समझ रहा है। रही बात हनुमान बेनीवाल जी, कम से कम मैंने आपकी बात सुनी, आपको मेरी बात सुनी। जोशी जी कुछ कह रहे हैं, जोशी जी को मौका देते हैं। जी जोशी जी। हाँ, हनुमान बेनीवाल जी जब इनके साथ लोकसभा में साथ थे, तब इनका मीठा मीठा गटगट तुरा तुरा थू दोहरे चरित्र नहीं चलेगा। रही बात यहाँ का गठबंधन था, हमारी सरकार की नीतियों के अनुसार नहीं चला, संगठन की नीतियों के अनुसार नहीं चला, तो उसको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा निर्णय लिया होगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन को तय करेगी क्या? जब आपके साथ बेनीवाल जी थे उस समय क्या हुआ था? आपसे वो सहन नहीं हुआ? कौन सा है, कौन सी आपको जानकारी की बता दो, 125 साल पुरानी पार्टी है, 36 साल होने। गांधी परिवार वाला नहीं, आपकी जानकारी की बता दूं, परमानेंट गांधी परिवार, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पता है? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पता है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पता है? परिवारवाद की बात करते हैं। सोलंबर में आपने किसको टिकट दिया है? सोलंबर में आपने किसको टिकट दिया है? किरोड़ जी के ब्रदर को टिकट दिया उधर से आपने। हमें परिवार का ज्ञान दे रहे हैं आप। सलूम्बर में आपने किसको टिकट दिया? दौसा की बात कर रहे हैं, दौसा की बात कर रहे हैं। दौसा में आपने किसको टिकट दिया है? सलूम्बर में तो शांता देवी को टिकट मिला है भाई जी। कौन है? और दौसा में जगमोहन मीणा जी को मिला है। और आपको ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। 2013 से वीआरएस लेके बैठे हैं वो। मैं वीआरएस की बात नहीं करता, नौकरी करना नहीं करना अगले व्यक्ति विशेष का स्वेच्छा का काम है, लेकिन इनको जो आपने टिकट क्यों दिया? डॉक्टर साहब नाराज थे, डॉक्टर साहब को आपको राजी करना था। 2023 का विधानसभा और श्रीमल जी जोशी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को आप लोगों को राजी रखना था, केवल इसलिए टिकट दिया है। और उधर से सलूम्बर सीट की बात की जाए, क्यों डिनाई कर रहे हो? सलूम्बर सीट में सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही है बीजेपी। हाँ, सिंपैथी कार्ड खेला। लड़ो ना, आप किसी कार्यकर्ता को उठाओ ना, चुनाव लड़ाओ, क्यों नहीं लड़ा रहे हो? दादा का बेटा, पोता, फिर पोती, फिर दो। मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पता है? मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है वो दलित परिवार से आते हैं।
कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि किरोड़ी लाल मीणा जी को मनाना था, इसलिए जो है आप लोगों ने जगमोहन मीणा को टिकट दिया। उधर सलुम्बर सीट की बात करें तो शांता देवी को जो है एक सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही है बीजेपी पार्टी, ऐसे आरोप लग रहे हैं लगातार की सिंपैथी पाने के लिए सिंपैथी के आधार पर वोट मांग रही है बीजेपी। देखिए कि बीच में जो चुनाव चल रहा है वो निश्चित रूप से अभी 5 साल पूरे नहीं हुए। उपचुनाव में आप देखिए शांता देवी को जो टिकट दिया गया, आप निश्चित रूप से देखिए कि अगर दूसरे व्यक्ति को टिकट देना था, क्योंकि जब उनका अधिकार था तो निश्चित उनकी पत्नी को मिलना था। और अगर आप दौसा की बात कर रहे हैं तो यहाँ टिकट किसी का अधिकार नहीं होता है, टिकट किसी का अधिकार नहीं होता। माननीय प्रवक्ता महोदय साथी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टिकट किसी का अधिकार नहीं होता है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं ये। टिकट की मांग की गई थी, लेकिन भाजपा ने यही तो तय कर रखा है कि अधिकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हाँ, ये अधिकार नहीं है किसी का। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ गांधी वाला परिवार नहीं चलता। नेहरू जी, इंदिरा जी, परिवारवाद का 2 जगह में आपको जीता जाता उदाहरण बता रहा हूं, किनको विदेश से आए परिवारवाद की श्रेणी में नहीं है, वो भी झूठे गांधी बन मुझे रहे तो हैं। आप स्पष्ट कर दीजिए क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं है? जुबैर खान के पुत्र को भी टिकट मिला है जोशी जी, जुबैर खान के पुत्र को भी मैं टिकट इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये अगर परिवारवाद की बात करता है मैं उस बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ बिल्कुल कि हम परिवारवाद नहीं करते, और जनता भी जानती है। इससे जनता तो फिर तो श्रीमल जी टिकट अगर जुबैर खान को भी मिला है, जुबैर खान के पुत्र को भी मिला है। मानिए जिया जी, मैं इस बात से तो मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ इस बात को, ये कह रहे हैं परिवारवाद की बात तो उससे करो, आपने क्या किया है? राजनीति समय काल और परिस्थितियों का विषय है। हाँ, माँ की परिस्थितियां देख के तय किया जा सकता है, अधिकार देख के तय नहीं किया जा सकता। अरे कैसा कॉन्फिडेंस है, जब ही तो परिणाम दिए जनता ने 3 बार से भाजपा। परिवारवाद तो देखिए, परिवारवाद की बात तो बाद में की जाएगी, लेकिन आज का जो हमारा डिबेट का जो विषय है वो इस बार का जो विषय है वो नेताओं की साख को लेकर है, क्योंकि जो भी बड़े नेता हैं उनकी अपनी अपनी सीट को लेकर अपनी साख है, उसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। दौसा का मैंने एग्जांपल दिया था, किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया, वहीं पे सचिन पायलट का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं ये सीट एक साख का विषय बनी हुई है। जी जोशी जी, हेलो हेलो जी आपकी आवाज बिल्कुल पहुंच पा रही है जोशी जी। हेलो जोशी जी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है जी, क्या कुछ हाँ, कहेंगे? दोबारा बोलेंगे, दोबारा बताएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि अभी हमारा मुद्दा जो है वो परिवारवाद नहीं है, हमारा जो विषय है फिलहाल ये है कि फिलहाल जो इस बार जो एक जो समीकरण देखे गए, या फिर हम ये कहें कि लोकसभा साख की है, इस बार बात साख की है। दौसा सीट पे किरोड़ी लाल मीणा, विधानसभा चुनाव के बाद, ये उपचुनाव के तुरंत बाद में हमारा पंचायत राज का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव, ये चुनाव जीत इस बात का परिचायक होगा कि राज्य सरकार से जिले की और राज्य की जनता कितनी त्रस्त है, और उसके बाद आने वाले पंचायत राज चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस एक छत्र अपना परचम फहराएगी। जी क्या कुछ कहेंगे सुमित जी? देखिए कांग्रेस तो ये झूठा परचम और जनता इसको समझ चुकी है, और इसका परिणाम इनको बिल्कुल लोकसभा में मिला, राजस्थान में मिला, अभी बिल्कुल ताजा ही हरियाणा में मिला, और निश्चित ही बिल्कुल हम आश्वस्त हैं राजस्थान की 7 सीटें, क्योंकि हम विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किए गए 11 महीने के कार्य, चाहे वो राइजिंग राजस्थान को लेकर के हो, चाहे आत्मनिर्भरता की ओर बिजली को बढ़ते कदम हो, चाहे से हम ईआरसीपी की बात करें, चाहे पेपर लीक की बात करें, या तमाम राजस्थान के वो मुद्दे जहां राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को 2023 में जनता ने बाहर कर दिया था, उन सभी मुद्दों पर हम सफल हुए हैं, और 11 महीने के जो विकास के कार्य हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हम निश्चित ही एकजुट हैं, और इसी वजह से, और इनकी आप बिल्कुल कांग्रेस संगठन की अगर कांग्रेस की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर अभी किस टाइप की फूट चल रही है, ये अपने बागियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बिल्कुल एक मत नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं और इनके नेताओं के बयान जिस प्रकार से आ रहे हैं तो पूत का पग पालने ही दिख गए हैं। राजस्थान में निश्चित रूप से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रबलता के साथ विजय होने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमित श्रीमल हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में, साथ ही साथ मेरे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में जोशी जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो फिलहाल राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों को लेकर दोनों पार्टियां लगातार
लगातार तैयारियां भी कर रही हैं और जी धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि इस बार का जो चुनावी दंगल होने वाला है और इस दंगल में किसकी जीत होगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।